हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, राजस्थान की ज्योग्राफी में आज हमारा एक नया टॉपिक रहेगा और टॉपिक का नाम है राजस्थान में सिंचाई परियोजना के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम खनिज संसाधनों की बात अपन कर रहे थे और खनिज संसाधनों के बारे में पूर्णतः डिटेल से हमने पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे सिंचाई परियोजना के बारे में और डियर फ्रेंड्स, इसमें उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूं और इसके जो नोट्स हैं बहुत ही बढ़िया ऑथेंटिक बुक्स से ये नोट्स लिए हुए हैं और प्लीज़ आप भी इसके नोट्स बनाएगा। देखिए फ्रेंड्स, राजस्थान में सिंचाई परियोजना की बात करेंगे। सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस तथ्यों के बारे में डिटेल करेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे और इसमें एक ही परियोजना है कि गंग नहर परियोजना के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। इससे अगला जो वीडियो होगा IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, ज़्यादा समय खराब ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, राजस्थान में सिंचाई परियोजना। देखिए, कुछ बेसिक बातों के बारे में अपन अध्ययन कर लेते हैं जो अक्सर क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आते रहते हैं, ठीक है। देखिए, स्टार्ट करते हैं सिंचाई प्रतिरूप के बारे में देखते हैं। सबसे पहले सिंचाई प्रतिरूप में देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक जो सिंचाई होती है यानी किसी कुएं और नलकूपों के माध्यम से और समथिंग 67% से लेकर 70% तक होती है। यानी कि सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर किसके माध्यम से सिंचाई होती है? कुएं और नलकूपों के माध्यम से। जो ट्यूबवेल वगैरह जो कुएं होते हैं ना, उनके माध्यम से राजस्थान में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है और कितना समथिंग 67% से लेकर 70% तक इनके माध्यम से सिंचाई होती है। अगर हम बात करें डियर फ्रेंड्स, कुएं और नलकूपों में सर्वाधिक सिंचाई कौन से ज़िले में होती है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, हमारे जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुओं और नलकूपों के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो ये फैक्ट्स आपको याद करना है। इसके पश्चात देखें तो राजस्थान में नहरों के माध्यम से 27 से 30% सिंचाई होती है। यानी कि नहरों के माध्यम से 27 से 30% तक सिंचाई होती है और सर्वाधिक जो नहरों के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई होती है हमारे गंगानगर जिले के अंदर होती है। तो ये दूसरा फैक्ट आपको याद करना पड़ेगा। यानी कहने मतलब कुएं और नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है? जयपुर। और नहरों के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? श्री गंगानगर के अंदर होती है। इसके पश्चात तीसरा फैक्ट अगर देखें तो राजस्थान के अंदर जो तालाब होते हैं, तालाबों से सिंचाई होती है 102% होती है और इसमें सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई वाला जो जिला है वो आपका भीलवाड़ा है। तो डियर फ्रेंड्स, ये तीन बातें मैंने आपको बता दी है। यानी कि कुओं और नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई अपने जयपुर जिले में और नहरों के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई अपने श्री गंगानगर जिले में और तालाबों के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई होती है अपने कहाँ? भीलवाड़ा में। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो देखिए बात आती है अगर इनके परसेंट की बात करें तो देखिए कुओं और नलकूपों के माध्यम से सिंचाई होती है 67% से लेकर 70%, ठीक है। और नहरों के माध्यम से 27 से 30% और जो 1 से लेकर 2% होती है किससे? तालाबों के द्वारा सिंचाई होती है। तो डियर फ्रेंड्स, बात आती है आगे की बात हम करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं। देखिए, आपको पता है ये अगर मैं देखूँ तो ये आपका नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ठीक है। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से देखिए राजस्थान का पूर्वी और उत्तर पूर्वी भाग, देखिए जो पूर्वी और उत्तर पूर्वी यानी कि नॉर्थ और ईस्ट में सर्वाधिक सिंचाई किसके माध्यम से होती है? सर्वाधिक सिंचाई होती है आपके कुएं और नलकूपों के माध्यम। इस वाले भाग में राजस्थान में सर्वाधिक कुएं और नलकूपों में से सर्वाधिक सिंचाई होती है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। दूसरी अगर बात करें डियर फ्रेंड्स, राजस्थान के नॉर्थ और वेस्ट में यानी कि नॉर्थ और यानी कि उत्तर और पश्चिम में सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो नहरों के माध्यम। ये वाला जो सेक्टर है इसमें सर्वाधिक किसके माध्यम से होती है? आपके नहरों के माध्यम से सिंचाई होती है। इसके अलावा आपका साउथ और दक्षिणी और पूर्वी भाग में तालाबों के माध्यम से यहाँ पर सिंचाई होती है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आई है। तो आपको जैसे ये जो मैंने आपको डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम के माध्यम से अगर आपको आप इस चीज़ को याद करोगे तो आपको बहुत ही सरल तरीके से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो एक बार फिर से देखिएगा, यानी कि उत्तर और उत्तर पूर्व में नलकूप और कुओं के माध्यम से और उत्तर और पश्चिम के अंदर आपकी होती है आपके नहरों के माध्यम से और साउथ यानी कि दक्षिण और पूर्व में होती है आपके तालाबों के माध्यम से सिंचाई होती है। तो आप इसको भी ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखिए
सर्वाधिक कुएं नलकूपों से सिंचाई होती है जयपुर में, तो आपको पता है जयपुर इसी दिशा में पड़ता है, ठीक है। और नहरों के माध्यम से आपको पता है गंगानगर, ठीक है, ये गंगानगर इधर है और भीलवाड़ा आपका इधर है, तो ऐसे भी आप इस चीज़ को याद कर सकते हो, ठीक है। तो बात करते हैं आगे। तो डियर फ्रेंड्स, बात समझ में आई, आगे बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सिंचाई क्षेत्र यानी कि सिंचाई क्षेत्र का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, उसकी बात अगर करें तो यहाँ पर थोड़ा डीप में चलेंगे अपन, और यहाँ से माइनर क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। देखिए कैसे, यानी कि आरएएस के अंदर क्वेश्चन बनता है और फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, यानी डीप में जाकर अगर क्वेश्चन बने तो देखिए, राजस्थान के कुल भूभाग का कुल क्षेत्र, देखिए राजस्थान के कुल भूभाग का कुल से सकल सिंचित क्षेत्र, देखिए आप ये जो फैक्ट है ना, जैसे सकल सिंचित क्षेत्र, शुद्ध सिंचित क्षेत्र है, गहन सिंचित क्षेत्र है, इनके बारे में हम इसी टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा कि आप हमेशा कंफ्यूज में रहते हैं, सकल सिंचित क्षेत्र क्या होता है, शुद्ध सिंचित क्षेत्र का और गहन सिंचित क्षेत्र क्या होता है, इनके बारे में आपको बहुत ही सरल तरीके से मैं इस चीज़ को समझाने वाला हूँ, तो थोड़ा सा इंतजार करिएगा, ठीक है। देखिए, राजस्थान में कुल भूभाग का क्षेत्रफल यानी कि सकल सिंचाई यानी 1950 और 51 में कितने लाख हेक्टेयर था, तो डियर फ्रेंड्स 11.7 लाख हेक्टेयर था, ठीक है। उस समय यह राजस्थान के कुल कृषि क्षेत्र का लगभग 12% था, तो ये आपको ध्यान देखना, ठीक है। 1950-51 से लेकर 2015 और 16 तक सकल सिंचित क्षेत्र बढ़कर कितना हो गया यानी कि 105 लाख हेक्टेयर हो गया, तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखो जो सकल सिंचित क्षेत्र राजस्थान में 1950-51 में कितना था, 11.7 लाख हेक्टेयर, इतने ही सकल सिंचित होता था, लेकिन ये बढ़ गया 2015-16 में, बढ़कर क्या हुआ कि इसकी बढ़कर कितनी हो गई, यानी कितने हेक्टेयर हो गए, 105 लाख हेक्टेयर। तो डियर फ्रेंड्स, इनको आपको याद करना है, ठीक है। बात आती है आगे, इसलिए ये राजस्थान के कुल कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, 42% हो गया, ओके। बात करते हैं आगे। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, अर्थात देखिए वर्तमान में राजस्थान में लगभग 42% भूभाग पर कृषि सिंचाई होती है, यानी कि 42% भूभाग पर जो कृषि सिंचाई होती है, ठीक है। अब देखिए, मैं अभी आपको मैंने बताया था सकल सिंचित क्षेत्र कितना है, शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है, 79 लाख हेक्टेयर है, और सिंचाई गहनता क्या कितनी है, 126 लाख हेक्टेयर, तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए, आपका जो कन्फ्यूजन यहाँ से दूर होने वाला है, देखिए क्या है, आप हमेशा करते हैं सकल सिंचित क्षेत्र क्या होता है, शुद्ध सिंचित क्षेत्र क्या, सिंचाई गहनता क्या होती है। अक्सर आप छोटी यानी कि जो स्टैंडर्ड होता है ना, 6, 7, 8 और 10, 11th वाला जो स्टैंडर्ड होता है, उसमें आप ये बातें पढ़ते हो, लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन घर कर जाता है, यानी कि क्वेश्चन में आप कन्फ्यूज हो जाते हो, तो ठीक है, इसको हम इस कन्फ्यूज को दूर कर लेते हैं। देखिए सकल सिंचित क्षेत्र होता क्या है, ठीक है। देखो, किसी क्षेत्र में यानी कि कोई सा भी एरिया हो, किसी क्षेत्र में सिंचाई के साधनों द्वारा सुविधा प्रदान करना, यानी कि सिंचाई के कोई भी साधन होते हैं उनको सुविधा प्रदान करना, उसको बोलते हैं सकल सिंचाई। सुविधा सिंचाई के साधन क्या हो सकते हैं, जैसे ट्यूबवेल हो गया, जैसे नहर हो गया, तालाब हो, इसके अलावा भी जैसे फव्वारा सिस्टम हो गया, ड्रिप सिंचाई हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका सकल सिंचित क्षेत्र। एक बार फिर से देखिए, किसी क्षेत्र में सिंचाई के साधन द्वारा सुविधा प्रदान करना, वो होता है सकल सिंचित। अब देखो शुद्ध सिंचित क्षेत्र क्या होता है, यानी कि कम से कम एक बार सिंचाई करना है। अगर आप कोई फसल ले रहे हो तो ऐसा लैंड, ऐसी कृषि भूमि जिसमें पानी की मात्रा कम हो, ठीक है, वहाँ पर यानी कि कम से कम एक बार ही सिंचाई करने के पश्चात पूरी फसल हम ले लें, तो वो होता है शुद्ध सिंचित क्षेत्र होता है। जैसे काली मृदा होती है, ब्लैक जो सॉइल होती है, उसके अंदर हम कम मात्रा में उसको पानी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसको एब्जॉर्ब करता है वो मृदा, क्या करती है, पानी को, तो उसमें कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके पश्चात तीसरी बात आती है सिंचाई गहनता, कहते हैं एक से अधिक बार सिंचाई करना। और किसी भी लैंड के अंदर हम एक से अधिक बार उसमें सिंचाई करते हैं तो वो होता है सिंचाई गहनता। आई होप डियर फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आई है। सकल सिंचित क्षेत्र किसी क्षेत्र में सिंचाई के साधनों द्वारा सुविधा प्रदान करना सकल सिंचित क्षेत्र कहलाता है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र क्या होता है, कम से कम एक बार सिंचाई करना, वो होता है शुद्ध सिंचित क्षेत्र। और एक से अधिक बार सिंचाई करना सिंचाई गहनता कहलाती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई है और ये कन्फ्यूज आपका दूर हो गया। तो डियर फ्रेंड्स अगर आपको फिर भी कन्फ्यूज है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बताइएगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो फिर मैं और एक नई ट्रिक के माध्यम से आपको इस चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आई होप आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है। बात करते हैं आगे।
प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल योजना का व्यय में से अकेला राजस्थान कितना करता है? 58% व्यय कर रहा है, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना है उसके माध्यम से, ठीक है। लेकिन आपको पता है पंचवर्षीय योजना को वर्तमान में अब इसको हटा दे और 7 यानी कि 7 वर्ष की योजना बना दी गई है, क्योंकि इसको सफलता प्राप्त नहीं मिले पंचवर्षीय योजना के माध्यम से, ठीक है। तो हम बात करेंगे आगे इस पंचवर्षीय योजना के बारे में, इसी राजस्थान की ज्योग्राफी में हम इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है कि मैंने 12th क्लास की जो आर्ट्स यानी कि ज्योग्राफी की जो लेसन है उसके अंदर भी, यानी कि किताब, उसमें भी मैंने आपको ये चीज़ें पढ़ा रखी है, तो वहाँ पे भी आप जाके इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा देखिए 2017-18 में कुल व्यय कितना है? 3.24% है, ठीक है। तो बात आती, ये तो हमने कुछ फैक्ट्स के बारे में, राजस्थान की जो सिंचाई परियोजना है उसके बारे में हमने सिंचाई प्रतिरूप पढ़ा और सिंचाई जो क्षेत्र का जो डेवलप है विकास उसके बारे में हमने पढ़ा। तो अब हम आज सिर्फ गंग नहर परियोजना के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मेरे साथ आप बने रहिए और अपना TK स्टडी क्लासेज चैनल, उसके चैनल को, इसके लिंक को अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिएगा, लाइक या सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं आगे। देखिए गंग नहर परियोजना बीकानेर रियासत के अंदर ये गंग नहर परियोजना प्रारंभ की गई थी, इसके सारी डिटेल हम पढ़ने वाले हैं। देखिए गंग नहर परियोजना राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है, तो आपको बताना है गंग नहर परियोजना। ये कब प्रारंभ? 1927 में। तो आप इसको याद करने का तरीका एक ही है, क्योंकि आपको पता है कि जयपुर की स्थापना 1927 के अंदर हुई थी, ठीक है। सॉरी 1727 में हुई थी, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा कन्फ्यूज है डियर फ्रेंड्स, हम आगे बात करेंगे 18 नवंबर के अंदर, ठीक है। 18 नवंबर 1727 को इसकी स्थापना हुई जयपुर की, ठीक है। सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा स्थापना की गई। तो आपको इसको को रिलेटेड करके आप इसको 19 करके आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं आगे की बात करें तो डियर फ्रेंड्स, देखिए गंग नहर परियोजना राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है, ठीक है। और गंग नहर परियोजना का निर्माण बीकानेर जो रियासत है उसकी जो महाराजा गंगा सिंह ने करवाई थी इसकी स्थापना, और 1888 से लेकर 1943 से के मध्य पूरी हो चुकी थी। तो इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। देखिए बात आती है यहाँ पर जो गंग नहर का निर्माण करने का क्या रीज़न था, यानी इसकी पृष्ठभूमि क्या है। क्योंकि आपको पता है कि 1900 के अंदर क्या होता है कि राजस्थान में अकाल पड़ता है, बहुत ही भयंकर अकाल पड़ता है, और इस अकाल से निजात पाने के लिए गंगा सिंह ने यहाँ पर क्या है, अकाल पर सफलता प्राप्त करने के लिए इस सिंचाई यानी गंग नहर परियोजना का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो कारण देख लीजिएगा, राजस्थान में अकाल 1899 से 1900 के मध्य, और महाराजा गंगा सिंह ने अकाल से निजात पाने के लिए उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन थे, यानी कि 1899 से 1905 के मध्य उसके विचार विमर्श उन्होंने किया था कि राजस्थान में एक नहर का निर्माण किया जाए। तो आपको पता है जो लॉर्ड कर्जन है, यानी कि वहाँ के गवर्नर जनरल थे, जो आपको पता है 1905 के अंदर आपको पता है कि बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, और फिर 1911 के अंदर जब दिल्ली दरबार लगा था उसमें उसको फिर समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो ये बात हम आगे करेंगे, हम नेशनल मूवमेंट की ये टॉपिक है, ठीक है। तो उसको हम वहाँ से पढ़ेंगे, यानी कि राजस्थान जो हिस्ट्री है नेशनल मूवमेंट उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो बात आती है यहाँ पर कि जो गंगा सिंह ने भारत के गवर्नर जनरल से विचार विमर्श करते हैं कि राजस्थान में गंग नहर का निर्माण किया जाए। तो देखिए इसके डिटेल से पढ़ेंगे इसको, देखिए। और लॉर्ड कर्जन ने महाराजा गंगा सिंह को पूरा सहयोग प्रदान किया, और लॉर्ड कर्जन ने क्या किया कि महाराजा गंगा सिंह का पूरा सहयोग प्रदान किया था। कर्जन के आदेश से ब्रिटेन के जो इंजीनियर थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिटेन के जो इंजीनियर थे उसका नाम है स्टैंडले, ठीक है, स्टैंडले थे, ने अपनी रिपोर्ट तैयार की, और रिपोर्ट में कहा कि सतलज नदी का पानी एक नहर के माध्यम से बीकानेर रियासत में लाया जा सके। यानी सतलज नदी है, आपको पता है सतलज नदी कहाँ से निकलती है, आपको पता है मानसरोवर झील से, फिर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है। तो वो सतलज नदी का पानी कहाँ, राजस्थान में लाया जाए, ठीक है। ये बात स्टैंडले की रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया, ठीक है। एक नहर के माध्यम से बीकानेर रियासत में लाया जाए, ये बात आपको होगी समझ में आएगी। आगे बात करें इसके बाद क्या होता है, स्टैंडले की रिपोर्ट को व्यवहारिक बनाने के लिए जो कैनेडी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैनेडी था, इंजीनियर की को सेवा दी गई, अर्थात कैनेडा ने ही गंगा नहर का एक खाका तैयार यानी कि प्रारूप तैयार किया गया था, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन बनता है कि कैनेडी के द्वारा जो गंगा नहर परियोजना का एक
प्रारूप तैयार इसी के केनेडी के द्वारा, जो भी एक इंजीनियर था उसके माध्यम से इसका खाका तैयार किया गया, यानी कि प्रारूप तैयार किया गया। आई होप डियर फ्रेंड्स बात समझ में आ रही है। ठीक है, बात करते हैं आगे की। इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि सतलज नदी पंजाब प्रांत में जो पाकिस्तान के बहावलपुर प्रांत में बहती है, तब ऐसी स्थिति में यदि इस नदी का पानी नहर के माध्यम से बीकानेर रियासत में लाया जाए, तब इन राज्यों से बातचीत करनी पड़ेगी, यानी कि पंजाब से बात करनी पड़ेगी। इसीलिए महाराजा गंगा सिंह ने बहावलपुर प्लस पंजाब रियासत के साथ 4 जून 1920 में एक समझौता होता है। तब इस नदी का पानी एक नहर के माध्यम से बीकानेर रियासत में लाए जाने का फैसला किया गया। आई होप डियर फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आ रही है। अब देखिए, समझौता होता है 3 राज्यों से, और 3 राज्य 4 सितंबर 1920 के अंदर होते हैं। तो उसमें देखिए क्या क्या फैसले होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। महाराजा गंगा सिंह ने पंजाब प्रांत के फिरोजपुर से 5 सितंबर 1921 को इसका औपचारिक उद्घाटन किया गया। इसके पश्चात गंग नहर का निर्माण कार्य प्रारंभ 1925 में हुआ और नहर का पूरा कार्य समाप्त कब होता है? 26 अक्टूबर 1927 में होता है। तो मैंने बताया कि 1927 में इसका कार्य पूरा होता है। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गंग नहर परियोजना की स्थापना कब की जाती है, तो आपको बताना है 1927। ओके, आगे बात करते हैं। इसके पश्चात देखिए डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या बातें होती है और इसको देख लेते हैं। इसी तारीख यानी कि 26 नवंबर 1927 को एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन वहां पर उपस्थित होते हैं। गंग नहर का विस्तार और लंबाई की अगर बात करें तो देखिए, पंजाब राज्य के 3 जिले इस 3 जिलों से बहती है। पंजाब प्रांत के देखिए, एक तो फिरोजपुर यानी कि फिरोजपुर के कहाँ से, हुसैनी वाला से होती है, एक फरीदकोट और एक है मुक्तसर, यानी कि पंजाब राज्य के 3 जिलों से ये गंग नहर बहती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिरोजपुर फरीदकोट और मुक्तसर से होती है और प्रारंभ होती है फिरोजपुर के हुसैनी वाला से। ठीक है, इसकी कुल लंबाई होती है 129 किलोमीटर यानी कि 129 किलोमीटर, यानी कि पंजाब के अंदर तो 112 किलोमीटर बहती है और राजस्थान के अंदर सिर्फ 17 किलोमीटर ही बहती है। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, हुसैनी वाला से लेकर शिवपुर यानी कि गंगानगर, ठीक है, गंगानगर में होते हैं शिवपुर गंगानगर में, तो यहाँ से बहते 129 किलोमीटर, सिर्फ पंजाब में तो 112 और राजस्थान में 17 किलोमीटर बहती है। इसके अलावा और बात कर लेते हैं, शिवपुर से आगे इस नहर को अनेक शाखाओं में विभाजित कर दिया गया। यानी शिवपुर यानी कि शिवपुर कहाँ है? गंगानगर में, वहाँ से आगे इसको अनेक शाखाओं में विभाजित कर दिया गया है। फिर इसकी कुल लंबाई हो जाती है 1280 किलोमीटर हो जाती है। तो देखिए, गंगानगर जिले में इसकी 4 शाखाएं होती है। 4 शाखा कौन कौन सी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो करणी शाखा, लक्ष्मी शाखा, एक है समीजा शाखा और एक है लालगढ़ शाखा। तो ये चारों के चारों स्थान कहाँ है? आपके गंगानगर के अंदर है। ठीक है, तो ये 4 शाखा गंगानगर में, करणी शाखा, लक्ष्मी शाखा, समीजा शाखा और एक लालगढ़ शाखा। ठीक है, इसके अलावा कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं। गंग नहर से केवल सिंचाई गंगानगर में ही की जाती है, इसलिए इस गंगा नहर को गंगानगर की जीवन रेखा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, गंगानगर की जीवन रेखा किसको कहते हैं? गंगा नहर को कहते हैं। इसके अलावा डियर फ्रेंड्स और कुछ बात कर लेते हैं। गंग नहर लिंक योजना 1984 में, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी कि AIBP यानी कि 2001 में रावी व्यास नदी को पानी गंग नहर को अकेला अलॉट किया गया। ठीक है, 1.44 ठीक है तो %। ये था आपका आज का टॉपिक, यानी कि राजस्थान में जो सिंचाई परियोजना कुछ फैक्ट यानी कि सिंचाई प्रतिरूप के बारे में और सिंचाई क्षेत्र का जो विकास उसके बारे में, एक हमने पढ़ा गंग नहर के बारे में और डिटेल्स इसके बारे में हमने पढ़ लिया। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आपको ये सारी बातें समझ में आई। अगर डियर फ्रेंड्स आप ऐसे ही मेरे साथ अगर वीडियो देखना चाहते हो तो अपने जो टीकी स्टडी क्लासेस जो इसके लिंक है उसके अपने फ्रेंड्स सर्कल में उसके लिंक को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ाएगा और सब्सक्राइब होने के पास जो बेल आइकन आता है उसकी प्रेस की, ताकि जो भी यहाँ से मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ और अगला हमारा जो टॉपिक है IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में डिटेल से एक पूरी वीडियो के साथ हम पढ़ने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।